तो क्या वाकई रायसीना में रामनाथ होंगे, इसको लेकर लगातार एपीएन की खास कवरेज जारी है। देश को आज 14वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जो है वो लगातार जारी है। 11 बजे से गिनती शुरू हो चुकी है। रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार के बीच ये सीधी टक्कर है। हालांकि आंकड़ों की बात की जाए तो रामनाथ कोविंद इन आंकड़ों में कहीं आगे निकलते नजर आ रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन मीरा कुमार को हमने कुछ ही देर पहले आपको सुनाया था, जहां पर मीरा कुमार अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हालांकि क्रॉस वोटिंग के फैक्टर को वो मान नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने दावा नहीं किया जीत का, लेकिन उन्होंने इसे विचारधारा की लड़ाई जरूर बता दिया। लेकिन यहां पर चुनाव के नतीजे जो भी हो, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये नतीजे काफी मायने रखते हैं। भले ही कांग्रेस हार जाए, लेकिन यहां पर कांग्रेस के लिए 2019 का चुनाव लोकसभा इलेक्शन जहन में होगा। और ऐसे में यह माना जाए कि थोड़े बहुत भी अगर पॉजिटिव्स मिलते हैं कांग्रेस को, तो क्या कांग्रेस का यहां से उदय है? क्योंकि पिछले 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई थी और जिस तरह से बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ लगातार चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है, यह चुनाव कितना बड़ा फैक्टर दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए हो सकता है। तो देश को आज नया राष्ट्रपति मिलेगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 17 तारीख को वोट डाले गए थे। इसके बाद आज शाम 5 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार में से कौन राष्ट्रपति बनेगा। वोटों की गिनती संसद के रूम नंबर 62 में हो रही है। इधर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले संसद के बैलेट बॉक्स की गिनती की जा रही है। इसके बाद राज्यों की गिनती शुरू होगी। राज्यों में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, असम की गिनती होनी है। सभी राज्यों से वोट के बैलेट बॉक्स संसद में पहले ही पहुंच चुके हैं। संसद में कड़ी सुरक्षा में उसे रखा गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 32 जगहों पर मतदान हुआ था। इनमें से 29 राज्य, दिल्ली और पुडुचेरी समेत 2 केंद्र शासित प्रदेश और संसद भवन शामिल है। यहां पर राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने मतदान किया था। तो राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास की अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इसकी गिनती अब शुरू हो चुकी है। इधर नतीजों से पहले यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा कि हमने लड़ाई में मर्यादा निभाई है, देश के लोगों की आवाज को बुलंद किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पूरी शक्ति से विचारधारा की लड़ाई लड़ी। चुनाव के संघर्ष में हमने अब पूरी मर्यादा निभाई है और इस समय भी हम हमारे जो विरोधी हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका सम्मान करते हैं। इसलिए वो क्या कह रहे हैं इस पर हम टिप्पणी नहीं करें। तो आज राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित होने वाले हैं। इधर रामनाथ कोविंद के पुश्तैनी घर कानपुर देहात के परो गांव में पहले से ही उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। परो गांव में उनके परिजन और गांव वाले आतिशबाजी कर जश्न मना रहे हैं। परो गांव में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने की चर्चा है। रामनाथ कोविंद के परिवार वाले एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां जाहिर कर रहे हैं, तो इधर मोहल्ले के लोग भी आपस में एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह गर्व की बात है कि अब कानपुर देहात का नाम सारा देश जानेगा। इस क्षेत्र का विकास बेहद जल्द होगा, इसकी भी उम्मीद अब लोग लगाए बैठे हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे। बहुत खुशी हो रही है। कब से नहीं मिले हमसे? पटना गए थे वहाँ कितने साल पहले? 6 महीने हुए होंगे, 9 महीने पहले होंगे। जो लड़कियाँ डरती हैं, नहीं जा पाती हैं, बहुत उम्मीद है उनसे, मतलब बहुत कुछ करेंगे वो। हम ये चाहते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज हो, IIT हो, बच्चों के लिए पार्क हो, और जो मतलब यहाँ पे ट्रेनें नहीं रुकती हैं वो भी रुकना चाहिए। तो उम्मीदें लोगों ने लगा ली हैं, क्योंकि रामनाथ कोविंद का पैतृक गांव है कानपुर देहात। शिवा हमारे संवाददाता यहां पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, कानपुर की बात की जाए तो लोगों के लिए गर्व की बात है कि उनके गांव का बेटा राष्ट्रपति बनने जा रहा है। क्या कुछ माहौल है वहां पर? बिल्कुल अनुराग, इस समय हम मौजूद है कानपुर देहात के परौग गांव में, जहां पर ये जो रामनाथ कोविंद का पैतृक गांव बताया जाता है। इस समय वो 14वें राष्ट्रपति के रूप में जब शपथ लेंगे, तो उससे पहले ही इनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। हर तरफ जो उनका परिवार है, जो गांव के लोग, उनके मित्र यार, सब लोग मिलकर इस आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पटाखे छोड़ रहे हैं, साथ ही आतिशबाजी की जा रही है, लोग ढोल लगाने पर डांस भी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है ना कि जो उनका परिजन है, जो उनके भाई हैं, उनकी भाभी है, उनकी भतीजी है, उनके अंदर काफी खुशी का माहौल देखने को मिला कि
तो उनके परिवार को एक ऐसा जो देश के प्रथम नागरिक के रूप में शपथ लेगा। अनुराग। शिवा, आपने वहां पर उनके परिजनों से बातचीत की ही होगी, क्या बताते हैं परिजन, किस तरह के हैं रामनाथ कोविंद, उनका बचपन कैसे बीता है? देखिए, हमने तो उनके परिजनों से बात की, उनके मित्रों से बात करी और साथ ही जो उनके प्रोफेसर थे जिन्होंने उनको पढ़ाया उनसे बातचीत करी थी। सबका एक तरफ से यही कहना था कि जो रामनाथ जी बहुत सरल स्वभाव के थे, उनका किसी से भी कोई कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता, उनसे जो भी मिलने आता था उससे बड़े प्यार से बातचीत करते थे, उनकी जो भी समस्याएं होती थी उसको हल करते थे। ये सब चीजों को लेकर पूरे गाँव में खुशी और जश्न का माहौल है। अनुराग। बिल्कुल, उनका स्वभाव काफी सरल है और यही वजह है कि राजनीति के पीक पर वो रहे हैं हमेशा से ही। रामनाथ कोविंद की छवि काफी बेहतर मानी जाती है, लोग उन पर काफी भरोसा भी जता रहे हैं। लेकिन अगर गांव के लोगों की बात की जाए शिवा, तो वहां पर लोगों को कितनी उम्मीदें हैं राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद से? वो किस तरह से विकास चाह रहे हैं या फिर उन्हें क्या लग रहा है कि किस तरह से विकास हो जाएगा उस क्षेत्र का? देखिए, जो पड़ोस वहाँ पर अनुराग सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहाँ पर कोई भी इस तरीके का स्कूल नहीं कि वहाँ पर जो है बच्चे जाकर के पढ़ सके। तो उनकी जो कोविंद से मेन यही उम्मीद है कि वो राष्ट्रपति के बनने के बाद में जिस वक्त भी वो गांव में आएंगे या गांव का दौरा करें तो उनको उम्मीद है कि यहाँ पर एक विद्यालय का निर्माण करेंगे जिससे वहाँ के लोगों को उच्च शिक्षा मिल सके। अनुराग जी, चलिए ठीक है शिवा, क्या काया पलट होगी ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर गाँव में जश्न है और जश्न की वजह यह है कि रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना आंकड़ों के हिसाब से अब लगभग तय माना जा रहा है। शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं इन तमाम समीकरणों को, तमाम राजनीतिक पहलुओं को। गोविंद पंत राजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एपीएन के सलाहकार संपादक हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। जिस तरह से यहाँ पर आज समीकरण सामने आ रहे हैं, ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों के हिसाब से एनडीए यूपीए से कहीं ज्यादा आगे मानी जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या कोई पॉजिटिव्स यहाँ पर यूपीए के लिए है? अनुराग, देखिए, ये चुनाव मुझे लगता है अगर उत्तर प्रदेश की बात करें जी, तो उत्तर प्रदेश के लिए तो ये बहुत इसका महत्व है, क्योंकि दोनों जो उम्मीदवार हैं उनका राजनीतिक जीवन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। मीरा कुमार ने अपनी राजनीतिक पारी उत्तर प्रदेश से शुरू की थी और रामनाथ कोविंद तो उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए और यहीं उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा और राजनीति की थी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए, चाहे हम इस चुनाव में शुरुआती दौर में जिस तरह से जाति आधार पर उम्मीदवारों की पहचान की बात की गई, चाहे और दूसरे समीकरण निकाल कर उम्मीदवारों के बारे में चर्चाएं हुई, राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरह से चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश की। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बहुत गौरव का क्षण है जी। जिन दो लोगों के बीच मुकाबला हो रहा है वो दोनों राजनीतिक हस्तियां उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं, उत्तर प्रदेश से उनका गहरा संबंध रहा है। तो इस नाते मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आज के दिन सबसे ज़्यादा गर्व महसूस कर सकेगा, क्योंकि दोनों में से जिसको भी निर्वाचित होना है, हालांकि मोटे तौर पर यह भी तय है कि किसको निर्वाचित होना है, लेकिन जिसको भी निर्वाचित होना है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। तो ये इस नाते हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक आज का दिन बहुत खास दिन है। उत्तर प्रदेश के लिए तो खास रहने वाला है राजू जी, लेकिन दोनों राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो अपने अपने राजनीतिक समीकरणों को बिठाकर उम्मीदवार बनाया गया था। नतीजे आ जाते हैं तो दोनों राजनीतिक पार्टियों पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा या दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की राजनीति पर कितना ज्यादा बदलाव आने वाले समय में देखा जा सकता है, क्योंकि जो नतीजे आएंगे उससे साफ तौर पर जोड़ा जा रहा है 2019 के चुनाव से। चलिए, हो सकता है कि गोविंद पंत राजू जी से किसी तकनीकी खराबी के चलते संपर्क टूट गया हो, लेकिन पूरे हालातों को, पूरे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिलचस्प है इस बार का राष्ट्रपति का चुनाव। गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, वोट डाले गए थे, उसी वक्त आंकड़े जो थे वो लगभग सभी के जहन में थे कि आखिर कौन इस बार का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। इन आंकड़ों को लेकर एनडीए भी पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन यहाँ पर अगर पॉजिटिव्स की बात की जाए तो यूपी के लिए भी पॉजिटिव्स निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से हमने हमारे संवाददाताओं से बात की थी
कि विपक्षी एकता को यहां पर कांग्रेस दिखाने में कामयाब हो सकी थी। क्या इस विपक्षी एकता की मिसाल जो है वो 2019 में दिखाई देगी, क्योंकि बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी का मनोबल इससे काफी बढ़ा हुआ है। लगातार जो बीजेपी रणनीति या राजनीति बना रही है अपनी, वो काम कर रही है बीजेपी के लिए। ऐसे में कांग्रेस के लिए अपना जनाधार खोजना या फिर अपनी राजनीतिक जमीन खोजना बेहद जरूरी था। कांग्रेस ने इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मीरा कुमार का नाम आगे किया। हालांकि शुरुआती दौर में यह माना जा रहा था कि मीरा कुमार को टारगेट किया गया है, यानी कि मीरा कुमार को बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि आंकड़े जो थे वो लगभग साफ थे। और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस यहां पर सर्वसम्मति से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कांग्रेस ने भी फाइट बैक किया और उसके बाद मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया गया। इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि 2019 में किसी भी कीमत पर वो बीजेपी से अपने आप को कम नहीं आंकती है। बहरहाल यहां पर आज जो नतीजे आ जाएंगे, लेकिन इसके कितने ज्यादा परिणाम जो हैं वो आने वाले समय की राजनीति पर असर डालेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। वोटों की गिनती जारी है। रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार के बीच सीधा मुकाबला, और आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े रामनाथ कोविंद के पक्ष में नजर आ रहे हैं। 14वें राष्ट्रपति आज देश को मिल जाएंगे। हमारे सलाहकार संपादक गोविंद पंत राजू हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की तमाम पहलुओं की कोशिश करेंगे। चलिए, गोविंद पंत राजू जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजू जी, जिस प्रश्न को मैंने पूछा था एक बार फिर से मैं उसे दोहरा देता हूं कि यहां पर उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी शख्सियत, उनमें से कोई एक राष्ट्रपति आज होने वाला है। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर वो बैठेगा। लेकिन इससे उलट दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे फिर बीजेपी हो, अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर अपनी अपनी राजनीति उन्होंने साध रखी थी। आने वाले समय में जो नतीजे हैं वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो पूरे समीकरण है उस पर कितना ज्यादा असर डालेंगे? देखिए, इस चुनाव में जिन आधार पर उम्मीदवार का चयन दोनों राजनीतिक दलों ने किया था जी, एक बात साफ है कि उसमें जाति आधार सबसे बड़ा था जी। और जो शुरुआती तौर में जो दांव खेला गया था उसका जो प्रतीकात्मक असर होना है, जितना होना है, वो उम्मीदवारी तय होते वक्त ही वो हो गया। शुरुआती दौर में आरोप प्रत्यारोप हुए। जो मैसेज बीजेपी ने देना था, बीजेपी ने नीचे तक वो मैसेज पहुंचा दिया, और जो मैसेज कांग्रेस ने उसके जवाब में देना था वो मैसेज कांग्रेस ने भी नीचे के स्तर तक पहुंचा दिया जी। ये बहुत इसको मैं अच्छी बात मानता हूं कि शुरुआती दौर में जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर बहुत कटुता की राजनीति शुरू हुई थी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई थी, और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को जाति आधार से बांधकर एक तरह से एक लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ काम करने की कोशिश दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने की थी शुरुआती दौर में। बाद के दौर में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, कम से कम वो कटुता दिखाई नहीं दी, और उम्मीदवारों ने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर, आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज के आधार पर, और अपने खुद को मतदाताओं के बीच प्रस्तुत करके वोट मांगे। तो ये बहुत मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक बात हुई इस चुनाव में कि शुरुआती दौर में जिस वोट बैंक की राजनीति को इस राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर देखने की कोशिश की गई थी बड़े राजनीतिक दलों के द्वारा, अगले जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वैसे वैसे कम से कम वो बात आगे नहीं बढ़ी, और उम्मीदवारों ने अपनी व्यक्तिगत उम्मीदवारी पर पूरे चुनाव के प्रचार को केंद्रित किया। तो ये एक बड़ी सकारात्मक बात है। रही बात राजनीतिक तौर पर दोनों जो प्रमुख घटक हैं उनको इससे किस तरह का नफा नुकसान होगा, मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। वो संदेश बीजेपी सही तरह से नीचे तक पहुंचा पाने में सफल हुई है, और कांग्रेस की तरफ से भी जो जवाब में कोशिश हुई थी वो कोशिश भी कहीं न कहीं कांग्रेस के अपने जो मुद्दे हैं और अपना जो वोट बैंक बनाने की कोशिश है उसको एड्रेस करती हुई दिखाई देती है। और यही वजह है कि हमको जो बीएसपी की सुप्रीमो मायावती हैं, हमको देखना को ये मौका मिला कि राज्यसभा में उन्होंने दलित मुद्दे को लेकर अपने इस्तीफे तक की घोषणा करने की बात कही।
तो कहीं न कहीं ये दिखता है कि जो दलित राजनीति पर इस चुनाव को शुरुआती दौर में दांव पे लगाया गया था, वो दांव अपने आप में वो सही जगह बैठा है और उसका असर हुआ है। एक और फैक्टर है जो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा गोविंद जी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अंबुज हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए जो इस पर और ज्यादा जानकारी हमें समय समय पर देते रहेंगे। अंबुज मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले गोविंद जी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे थे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, ये तो साफ हो चला था पहले से ही कि एनडीए जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी वो कहीं ना कहीं उसका जीतना तय है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारा था। सर्वसम्मति यानी कि मोरालिटी की बात की जाए तो सर्वसम्मति देना बनता था कांग्रेस का इस पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। ये कांग्रेस की किस तरह की राजनीति हो सकती है? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में अपवाद सिर्फ इमरजेंसी का था, जब निर्विवाद ये चुनाव हुआ था इमरजेंसी के बाद वाले चुनाव में जी। अन्यथा चाहे कितना ही कमजोर दूसरा पक्ष क्यों न रहा हो, राष्ट्रपति चुनाव में हमेशा चुनाव हुआ है, निर्वाचन हुआ है और अलग अलग दो उम्मीदवार सामने आए हैं, भले ही दूसरे उम्मीदवार को बहुत कम वोट मिले हों जी। तो मुझे लगता है कि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और अगर कांग्रेस वॉकओवर दे देती उन परिस्थिति में तो शायद कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर ज्यादा कांग्रेस को नुकसान होता। ये संभव शायद तब होता जब जो बीजेपी के प्रतिनिधि गए थे मिलने के लिए कांग्रेस के नेताओं से, उस वक्त अगर बीजेपी की तरफ से इस नाम रामनाथ कोविंद के नाम का खुलासा हुआ होता और कांग्रेस की उस वक्त सहमति हो गई होती, तब तो ये माना जा सकता था कि जो बीजेपी का दांव है वो दांव कमजोर हुआ है और कांग्रेस ने कम से कम इस मुद्दे पर, उम्मीदवार की जाति क्या है, इस मुद्दे पर कांग्रेस को किसी तरह का राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ है। उस स्थिति में कांग्रेस ये कह सकती थी कि क्योंकि उन्होंने समाज के सबसे निचले तबके के एक व्यक्ति को उसकी यानी कि बीजेपी के अपने पास अलग फैक्टर थे और वो भूलना भी नहीं चाहिए वो वक्त जहां पर बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस उसके साथ आ जाए और सर्वसम्मति से राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए। ठीक है गोविंद जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आता हूं, लेकिन अंबुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वॉकओवर की बात हमने की अंबुज, और जिस तरह से गोविंद जी भी बता रहे थे कि अगर कांग्रेस वॉकओवर दे देती तो शायद यहां पर बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त और बना देती। कांग्रेस ने वॉकओवर नहीं दिया, यानी कि कांग्रेस ने सर्वसम्मति नहीं जताई। इसके बाद बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा झटका था, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी ये मान के चल रही थी कि यहां पर कांग्रेस उसके साथ रहेगी, सर्वसम्मति से ही राष्ट्रपति चुना जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये सत्ता पक्ष ये मान के चल रहा था कि जो विपक्ष है वो कहीं न कहीं राष्ट्रपति पद के चुनाव में उनका साथ देगा, क्योंकि जिस तरीके का एक सिनेरियो था, जिस तरीके का भारी बहुमत था राष्ट्रपति पद के चुनाव के रूप में सत्ता पक्ष के पास, उससे ये लग रहा था कि एक सर्वसम्मति बन पाएगी। लेकिन विपक्ष के पास भी सामने भी ये चुनौती थी कि वो अपना प्रेजेंस दर्ज कराएं और कम से कम ये दिखा पाएं कि विपक्ष जो है वो एकजुट है, और इसकी कोशिश भी की कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों ने। हालांकि इसमें पूरी तरीके से कामयाब वो नहीं हो पाए, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जेडीयू जैसे बड़ा दल वो चला गया और कहीं ना कहीं विपक्ष का जो मिसकम्युनिकेशन था वो भी इसमें एक बड़ा जिम्मेदार निभाता है। और कहीं ना कहीं जो जो क्लियरिटी नहीं थी बातों में विपक्ष के भी, क्योंकि जब 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी एनडीए की तरफ से जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर विपक्ष के पास बात करने गई, जब कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी के पास 3 सदस्यीय कमेटी के लोग बात करने गए तो कांग्रेस ने कहा कि आप किसी नाम के साथ आइए, आप किसी नाम के साथ नहीं आए हैं, हम आपका लिहाजा समर्थन नहीं कर सकते। उसके बाद एनडीए ने अपने नाम का ऐलान कर दिया तो कांग्रेस ने ये कहना शुरू किया कि हमसे पूछा नहीं गया और बिना पूछे नाम का अनाउंस हो गया है। तो कहीं न कहीं एक मिसकम्युनिकेशन भी हुआ, सरकार की तरफ से भी थोड़ा बहुत ये चीजें सामने आई, लेकिन विपक्ष की ये मजबूरी बन गई थी कि अपना प्रेजेंस दर्ज कराने के लिए, अपनी एकता भी दर्ज कराने के लिए, खासतौर पर 2019 का चुनाव देखते हुए ये जरूरी हो गया था कि अपना कैंडिडेट भी, भले उसकी हार हो जाए, लेकिन अपना कैंडिडेट लड़ाई बनाए रखने के लिए उतारना वो लोग जरूरी समझ रहे थे। ठीक है, ये जरूरी समझ रहे थे, लेकिन जो खामियां हैं वो थिंक टैंक, कांग्रेस का थिंक टैंक जो है या यूपीए का थिंक टैंक जो है वो पूरी तरह से आंक चुका होगा, क्योंकि जिस तरह से आप ये बता रहे थे कि क्लियरिफिकेशन नहीं था यहाँ पर कांग्रेस की राजनीति में, और यही कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर रहा कि जेडीयू जो है वो छिटक कर बीजेपी के पाले में चला गया। गोविंद पंत राजू जी,
क्या यहाँ पर कांग्रेस ये इससे सीख लेगी, सबक लेगी कि यहाँ पर जिस तरह से राजनीति बीजेपी कर रही है पूरी तरह से अपने एक स्टैंड पर क्लियर है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जहां विपक्षी एकता को साथ लेकर चलने की बात की जाती है या फिर तमाम दलों को साधने की बात की जाती है, वो नजर नहीं आता है। क्या कांग्रेस इस बार जब जेडीयू बीजेपी के साथ चला गया तो क्या इससे सीख लेगी? देखिए, अगर कांग्रेस को आगे अपना भविष्य बरकरार रखना है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को सीख लेने की भी जरूरत है और कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारी समझने की भी जरूरत है। मुझे लगता है कि इस समय जिस तरह से विपक्ष का जिस तरह की अलग अलग दलों का जैसा गठजोड़ है, उस गठजोड़ में अगर कांग्रेस मजबूत होगी तभी कांग्रेस उस गठबंधन की स्वाभाविक नेता बन सकेगी और 2019 के चुनाव में बीजेपी के गठबंधन को चुनौती देने की हालत में आ सकेगी जी। लेकिन कांग्रेस अगर खुद ही अपने संगठन को लेकर बहुत अनिश्चय की स्थिति में होगी, कांग्रेस खुद ही अपने राज्यों के संगठनों को मजबूत करने में बहुत बेचारी दिखाई देती रहेगी और कांग्रेस जिन राज्यों में सत्ता में गठबंधन है वहां पर गठबंधन को बरकरार रखने में असहाय दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत आने वाले दिनों में इस गठबंधन की प्रमुख जुड़ाव की सबसे बड़ी संस्था बने रहने का जो अभी स्वाभाविक उसको अधिकार मिला है, उस अधिकार को बरकरार रखने में उसके लिए मुश्किल होगी। और ऐसे में जो टीएमसी है, जिसके जनसंख्या के आधार पर सांसदों की संख्या पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के बाद है और उस लिहाज से टीएमसी के लिए एक रास्ता आगे का हो सकता है कि टीएमसी लीड रोल में है। हालांकि टीएमसी के लिए वामपंथियों को अपने साथ रखना संभव नहीं होगा, इसीलिए कांग्रेस स्वाभाविक दावेदार है और कांग्रेस को ये मौका अगर आगे अपने इस अधिकार को बरकरार रखना है तो कांग्रेस को पहले खुद को मजबूत करना पड़ेगा। यानी कि इस बार के राष्ट्रपति चुनाव जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस के लिए काफी कुछ तय कर देंगे आने वाले समय की राजनीति में। फिलहाल गोविंद पंत राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए अंबुज आपका भी धन्यवाद। आपसे समय समय पर जुड़कर तमाम अपडेट्स देती जाती रहेगी। लेकिन ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है या फिर इसके जो नतीजे आने वाले हैं वो आने वाले समय की राजनीति पर काफी कुछ निर्भर करते हैं, काफी कुछ तय कर देंगे। देखने वाली बात ये होगी कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इसके बाद अपने एजेंडे किस तरह से तय करती हैं। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।